भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों की जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों के साथ चैनल को साझा कर दीजिए, पेन पेपर हाथ में रखिए, देश दुनिया का मैप साथ में रखिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत हमेशा की तरह आज के मोटिवेशन से कि हर दिन अगर आप थोड़ी थोड़ी भी प्रोग्रेस करते हैं अपने काम में तो वो एक दिन बड़ा रिजल्ट लेकर आती है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान सुना है, तो ये भी सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यानी कि अगर आप नियमित रूप से डेली थोड़ी थोड़ी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो एक ही बार में जब संचयी होकर आपको लाभ देगी तो उसके परिणाम बहुत व्यापक होंगे और आपको निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन के माध्यम से थोड़ा और ज्ञान बढ़ाते हैं। सबसे पहली शुरुआत करते हैं भारत की रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि से। उपलब्धि यह है कि भारत ने हाल ही में एक ऐसी सबमरीन बना ली है जिसे दुश्मन संभवतया पकड़ नहीं पाएगा। सबमरीन मतलब पानी के भीतर डूबकर चलने वाले नौसेना के जहाज। अब डूबते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पानी अंदर भी नहीं भरना चाहिए। इसका मतलब ये कवर होकर के चलने वाले युद्धपोत हैं तो समुद्री जहाज ही, लेकिन ऐसे हैं जो सतह पर नहीं, सतह के भीतर चलने के लिए जाने जाते हैं। नाम है इसका INS अरिघात, जो कि मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है भारत में। और ये वो सबमरीन है जिसकी वजह से भारत उन शक्ति संपन्न राष्ट्रों में शामिल हो जाएगा जो दुनिया के 5 सबसे ताकतवर राष्ट्र हैं, जो कि अपने सबमरीन्स को गुप्त रूप से दुनिया में इधर से उधर ले जाने के लिए जाने जाते हैं। क्या यह भारत का पहला प्रयास है? जी नहीं। इससे पहले भी हमने आज से 8 साल पहले INS अरिहंत बिल्कुल इसी कैटेगरी के अंदर, या ये कहिए कि अरिघंत कैटेगरी के अंदर की सबमरीन है जो हम लोगों ने हाल ही में लॉन्च की है, या कहिए तो सेना के सामने सेना को सुपुर्द की है। यह रहा INS अरिघात, पानी में चलता हुआ कुछ ही देर के अंदर यह पानी के भीतर छुप जाएगा। INS अरिघात जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इसकी बस यही विशेषता इसे दुनिया के सामने पूरी तरह से इनविजिबल बनाती है। क्या है ये पूरी जानकारी, डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। बस सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं कि इंडिया ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन पाली है। दैट मींस ऑलरेडी हम लोगों के पास ऐसी एक सबमरीन है, यानी एक ऐसी सबमरीन जिसे दुश्मन पता नहीं लगा सकते। बड़ा सवाल है कि दुश्मन पता लगाते कैसे हैं। दुश्मन पता कैसे लगाते हैं, इसके लिए कई फिल्में बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए, जैसे हवाई जहाज जब उड़कर के आपके एयर क्षेत्र में आता है तो रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है जानने के लिए। ऐसे ही पानी के भीतर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो साधारणतया सोनार का उपयोग किया जाता है, साउंड रेंजिंग का उपयोग किया जाता है, नेविगेशन एंड रेंजिंग का उपयोग किया जाता है पकड़ने के लिए कि कोई भी वस्तु पानी के भीतर तैर तो नहीं रही है, उसकी टक्कर से पता लगाया जाता है। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह है कि सोनार से अगर पता लगाया जाता है, इनके बारे में पता लगाने की आप कह रहे हैं पता ही नहीं लगा पाएगा, दुश्मन को भी पता नहीं चलेगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जनरली ऐसा होता है कि जब भी कोई सबमरीन या फिर कोई बड़ा जहाज पानी के ऊपर चल रहा होता है तो इसके इंजन की आवाज बहुत दूर तक सुनी जा सकती है। पानी के अंदर चल रहा कोई भी अगर मशीन अगर ट्रेवल कर रही है तो उसके चलने में एक मोटर का उपयोग हो रहा है, क्योंकि पानी में वो बहकर चल रही है। और जब वो बहकर चल रही है तो उसके अंदर की इंजन जो है उसकी आवाज को आप बहुत दूर तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दुश्मन सचेत हो जाता है कि पानी के अंदर छुप के कोई आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि सबमरीन बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि दुश्मन को बिना बताए उसके क्षेत्र में घुसा जा सके, अदरवाइज तो पानी के ऊपर ही लेकर चले जाओ। भाई सबमरीन का सीधा सा उपयोग क्या है कि दुश्मन को ना पता चले कि आप उसके क्षेत्र में हैं। अगर पता ही चल जाए फिर तो पानी के जहाज में बैठ के ऊपर से ही जाओ। अच्छा, तो अब बड़ा सवाल यह है
कि हमने अगर ऐसी सबमरीन बना ली है तो ये अपने आप में कोई बड़ी चीज है क्या? इतनी बड़ी चीज है। आप इससे समझकर देखिए कि एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने, पिछले ही साल की बात है, मैंने इस पर सेशन भी किए हैं, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने ये एग्रीमेंट किया था कि लगभग $80 बिलियन में वो लोग 12 सबमरीन पाने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रांस से। लेकिन अमेरिका वालों ने आकर बीच में भांजी मार ली। अमेरिका और यूके वाले ऑस्ट्रेलिया के पास गए और कहने लगे कि आपको फ्रांस वाले तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देंगे, हम आपको न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन देंगे। आइए आप हमसे न्यूक्लियर सबमरीन ले लीजिए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ले लीजिए। अब आपके दिमाग में 2-3 प्रश्न बनने लगेंगे। ये डीजल पावर क्या होती है, डीजल इलेक्ट्रिक क्या होती है, न्यूक्लियर पावर्ड क्या होती है, न्यूक्लियर कैपेबल क्या होती है, ये सब तरह से क्या क्या है। और दूसरा, हाइड्रोजन से चलने वाली सबमरीन्स कौन सी होती है जिनमें अल्टरनेटिव तरीके यूज किए जाते हैं। ये सारी बातें अब एक एक करके समझना शुरू करते हैं। बेसिक मकसद अगर समझ में आ गया कि सबमरीन का उद्देश्य है कि दुश्मन के क्षेत्र में पहुंचना है, बिना बताए पहुंचना है, कि आपको बताएंगे नहीं कि आपके यहां आ गए हैं नुकसान पहुंचाने। ये पर्पस तो है सबमरीन का। चूंकि ये अपने साथ वेपन लेकर जाती है, वेपन टॉर्पीडो के रूप में चलाए जाते हैं, मिसाइल्स के रूप में चलाए जाते हैं, तो ये वेपन अगर साधारण आर्म एंड एम्यूनिशन वाले वेपन हैं तब तो ये एक साधारण वेपन वाली है सबमरीन हुई। लेकिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया गया है तो वह न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन हुई। न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने के लिए मिसाइल के ऊपर यानी पेलोड के अंदर आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बस सेट करना है और वहां से फेंकना। तो न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी देश के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है तो वो फेंक भी देगा। उसके लिए उसके पास में वेपन को लॉन्च करने की जगह, न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करने की जगह विकसित करनी है। दैट इज सबमरीन इटसेल्फ अपने मिसाइल के अंदर कैप पर पेलोड के अंदर न्यूक्लियर गोला रख करके उड़ जाएगी और फेंक देगी। न्यूक्लियर कैपेबल बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह तो एक तरह का आर्म हुआ जो फेंकना ही है। बड़ी बात क्या है फिर? न्यूक्लियर पावर्ड होना बड़ी बात है। अब ये पावर्ड की क्या कहानी है? तो देखो, अगर कोई बहुत बड़ी मशीन, सोचकर देखिए कि अगर इतनी बड़ी मशीन तैर रही है जिसका 6000 टन डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो मशीन तैर रही है तो उसका मशीन का इंजन चलने में भी घुर घुर की काफी सारी आवाजें करेगा। घुर घुर की आवाजें आपको मेरे पीछे भी आ रही होंगी, हमारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं पड़ोस में कहीं, ठीक है। तो ऐसे में इसकी जो अंदर की घरघराहट है, इस घरघराहट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन घरघराहट तो डीजल इंजन करते हैं, डीजल इंजन घरघराहट करते हैं। और इंजन में फ्यूल जब डीजल जल रहा है तो जलने के लिए किसी भी चीज को अगर वो कार्बन से बनी हुई है और उसे जलना है तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन जलाने वाला तत्व माना गया है। डीजल हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, हाइड्रोजन हुआ, अगर इन्हें जलाना है तो जलाने में जिसका उपयोग होता है वो ऑक्सीजन है। इसीलिए जलने की प्रक्रिया को रासायनिक भाषा में ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, जो बाद में कंबशन के अंदर काउंट की जाती है। मतलब ऑक्सीजन से जुड़ना ही जलने की पहली प्राथमिक क्रिया है। अर्थात अगर किसी सबमरीन में डीजल भी भरा हुआ है और उसे आग लगानी है, जलाना है, तो उसे किसी ना किसी प्रकार से हवा में उड़कर ऊपर आना पड़ेगा, अपनी नली बाहर निकालनी पड़ेगी, नली निकाल करके सांस लेनी पड़ेगी पहले, कि चलो भाई ऑक्सीजन खींच लो एक बार में। ऑक्सीजन खींच के अंदर चलते हैं और फिर डीजल जलाते रहेंगे और चलते रहेंगे। अच्छा, अब आपको यह भी पता है कि जब ऑक्सीजन जलती है या फिर कार्बन जलता है ऑक्सीजन के साथ, एक सिंपल बेसिक रासायनिक अभिक्रिया अगर पकड़कर चलें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो भाई कार्बन ऑक्सीजन की अगर क्रिया होती है तो उसके बाद में CO2 बनना, मतलब मैंने N कार्बन और N ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। अगर ये मिलकर के कोई क्रिया कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ निकल के आना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलेगी। और जब गैस बाहर निकलेगी, जैसे आपने कार, बाइक, मोटरसाइकिल चलते हुए देखा हो, तो इनके पीछे कंबशन से धुआं निकल रही है। वो धुआं क्या है? गाड़ी का डीजल या जो आपकी जो भी गाड़ी है, डीजल है, CNG है, पेट्रोल है, जो भी जल रहा है, उसके जलने के बाद धुआं निकल रही है। धुआं निकलेगी तो भाई साहब डीजल, भले ही डीजल वाली सबमरीन आसमान मतलब ऊपर पानी पे उठकर ऑक्सीजन भर लाई हो, लेकिन ऑक्सीजन भरने के बाद में जब वो
नीचे अंदर गहराई में आ रही है तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना तो उसको पानी में ही पड़ेगा, पानी में छोड़ेगी तो फिर बुलबुले बनने लगते हैं। भाई अगर आप लोग कभी पानी में स्विमिंग किए हो और सांस जब गहराई में छोड़ रहे हो तो बुलबुले बनने लगते हैं और बुलबुले ऊपर तैरकर दिखने लगते हैं। यानी दुश्मन अगर बाहर जहाज लेकर घूम रहा है तो उसको ये बुलबुले दूर से दिखाई दे जाएंगे। देखो वहां बुलबुले बनते हुए जा रहे हैं, दैट मीन्स सबमरीन जा रही है। दो कारण समझ में आए। पहला, सांस लेने के लिए ऊपर आना है। डीजल सबमरीन की दिक्कत बता रहा हूं। डीजल सबमरीन की दिक्कत क्या है? ऊपर सांस लेने आना है, फिर मान लो सांस भरकर अंदर चली भी गई तो नीचे जाकर के फिर उसको क्या करना है? उसको अपनी सांस के साथ साथ उस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ना है, तो ऊपर बुलबुले बनेंगे। ये लोगों के लिए बड़ी दिक्कत की बात हो गई। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के जहाज आजकल पानी के ऊपर तैर रहे हैं, कमर्शियल जहाज भी हैं और सुरक्षा वाले भी हैं, बोट्स भी तैर रही है मछली पकड़ने वालों की। समझ में आ जाएगा कि नीचे सबमरीन जा रही है। अच्छा, बचने के लिए क्या करें? इसके लिए फिर तरीका निकाला। बोले यार एक काम करते हैं, अपन लोग ना बैटरी से गाड़ी चलाएंगे। यानी कि अगर हमें कहीं गुप्त तरीके से जाना है तो इलेक्ट्रिक बैटरी जो है ना, उनसे अपने सबमरीन को तैराएंगे। तो बोले इसका तरीका क्या होगा? बोले डीजल जनरेटर से तो ऊर्जा पैदा करेंगे, बिजली पैदा करेंगे, बैटरी डीजल चला चला करके चार्ज कर लेंगे और इतना देर चार्ज कर लेंगे कि अगर हमें पानी में ही डूब के खड़े रहना है, चलना फिरना नहीं है, तो हम स्टैंड बाय मोड में इलेक्ट्रिक पावर से चल लेंगे। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आजकल टोयोटा की गाड़ी आती है हाइब्रिड। वो क्या करते हैं ना कि कम स्पीड पर अगर गाड़ी है तो इलेक्ट्रिक पावर से चल रही है और ज्यादा स्पीड पर है तो डीजल से चल रही है। हाइब्रिड मॉडल विकसित हुआ सबमरीन में, जिसे कहा जाता है डीजल इलेक्ट्रिक मॉडल। डीजल इलेक्ट्रिक मॉडल दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित मॉडल है कि सबमरीन जब किसी देश के आसपास है तब तक तो डीजल से चल रही है, सबको पता है कि हाँ भाई उसके पास सबमरीन है, वहां खड़ी है, ऐसे चल रही है, सब खुफिया लोग जानकारी रख रहे हैं। लेकिन जब गायब होना है अंडरग्राउंड होने के लिए, अब मान लो आपका कोई जासूस है जो नजर रख रहा है कि वहां सबमरीन खड़ी है, आपने जैसे उसको अंडरग्राउंड लिया, पानी के अंदर गए, उसके बाद में आपने गोता मारने के लिए उसका उपयोग कर लिया, क्या बोलते हैं अपने, बैटरी का उपयोग कर लिया, बिजली का उपयोग कर लिया। बिजली का उपयोग करके आप बहुत दूर निकल गए और फिर वहां जाकर के आपने जनरेटर ऑन कर लिया, पता ही नहीं चलने दिया कि वो कब वहां से गायब हो गई। इस तरह से दुनिया भर में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का बोलाबाला है, अधिकांश देश यही रखते हैं। लेकिन साहब इसमें भी फाइनली कहीं ना कहीं से तो पता चल ही सकता है कि डीजल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ऑन करोगे डीजल की घरघराहट सामने आ जाएगी, कंबशन पता चल जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी। फिर समाधान खोजना शुरू हुआ और क्या कहां समाधान था? बोले यार बिजली उत्पादन के लिए, मतलब बैटरी जब चार्ज हो रही है तो आपको जनरेटर चलाना पड़ रहा है डीजल के लिए, लेकिन सोचो ना अगर ऑक्सीजन का उपयोग ही खत्म कर दें तो। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले ये संभव है न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर रिएक्टर से। बोले रिएक्टर बोले तो बोले नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के माध्यम से अगर रासायनिक अभिक्रिया ऐसे कराई जाए कि न्यूक्लियर फिशन होता रहे और उसकी वजह से एनर्जी पैदा होती रहे, एनर्जी पैदा हो, बैटरियां चार्ज होती रहें। रिएक्टर से अगर बिजली पैदा होती है तो रिएक्टर की खासियत क्या है? एक तो नाभिकीय अभिक्रियाएं आवाज नहीं करती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन आवाज नहीं करती हैं, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती हैं। ऐसे में सोने पे सुहागा यह है कि आपको सांस लेने के लिए ऊपर आना ही नहीं है। यानी समुद्र की गहराइयों में अगर आप हो तो डले रहो, आपका रिएक्टर जब तक आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल है, फिजाइल मटेरियल है, आप अंदर ही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, एनर्जी पैदा करते रहिए। उस एनर्जी से बैटरी चार्ज करनी है तो करो, नहीं तो डायरेक्ट बत्ती जलाते रहो। यह काम हम अरिहंत में तो कर ही रहे थे, अब अरिघात में भी हम यही काम कर रहे हैं। तो जब वर्ड यूज होता है न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब जो बिजली है ना, चलने की जो क्षमता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर से ली गई है। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो भारत के पास में ये जो सुविधा है ये कितनी बड़ी है? आप ऐसे समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो अपने आप को काफी डेवलप्ड इकोनॉमी समझते हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर में इसे अमेरिका से और ब्रिटेन से परचेज करने का एग्रीमेंट किया है। आते आते तो 29 में तो शायद पहली डिलीवरी शुरू हो पाएगी। भारत 16 से इसको यूज कर रहा है और अब फिर से हमने एक और अपनी लॉन्च करके सेना को दे दी, यानी नौसेना को समर्पित कर दी। ऐसा करने वाले 5 जो न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं, रशिया है, अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है और ब्रिटेन है, इन्हीं के पास में ही ये वेपन सिस्टम था। अब हमारे पास भी ये वेपन सिस्टम है। ये अपने आप में भारत की बड़ी ताकत को दर्शाता है। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर से हम सबमरीन चला ले रहे हैं। ये
अपने आप में भारत की बड़ी उपलब्धि है। तो अब आपके दिमाग में आई सवाल कि न्यूक्लियर रिएक्टर तो चल गया, उससे अगर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना हुआ तो? अरे बॉम्ब तो आप किसी से भी फेंक दो, आपको मतलब ज्यादा आसान हो जाएगा ये कहना कि आप भी हाथ से उठा के फेंक दो। मुद्दा ये है कि वो गोला ही है, गोले को कैप पर रखकर कितना दूर आपको फेंकना है, कौन सी जगह से लॉन्च करना है, ये आपकी काबिलियत है। अब चूंकि मिस हैंडलिंग ना हो जाए इसलिए फेंकने वाली चीजें बड़ी अच्छी रखी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर सबमरीन से भी फेंकना है, हवाई जहाज से भी फेंकना है, जमीन से भी फेंकना है, तो ये सब बड़े ही जिम्मेदार प्रकार के फेंकने सिस्टम होने चाहिए। ऐसे में हम अपनी सबमरीन से भी फेंक सकते हैं, उड़ते हवाई जहाज सुखोई से भी फेंक सकते हैं, और जमीन पर चला के किसी बैलिस्टिक मिसाइल से भी न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकते हैं। इसको ट्रायड कहते हैं कि इंडिया ने अब न्यूक्लियर वेपन का ट्रायड भी कंप्लीट कर लिया है। हालांकि अरिहंत के साथ ही हो गया था, अब उसको और मजबूती मिल गई है। संभवतः अब आपको अरिघात की सारी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी कि हमने क्या किया है, जिसकी वजह से पड़ोसी मुल्क कह रहे हैं कि आप लोग इसका जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग कीजिएगा। भारत ने ऐसी चीज विकसित कर ली है जो 29 अगस्त को सेना को समर्पित राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में कर दी गई। लोगों का बड़ा कहना है भारत ने इतनी बड़ी चीज लॉन्च की है, दुनिया के लोग जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के संबंध बिगड़ गए, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फ्रांस ने लगभग $800 मिलियन की पेनल्टी लगा दी कि तुमने हमारा सबमरीन लेने से मना कैसे कर दिया। भारत ने इसका इतना शांति से, मतलब हल्के से इनॉग्रेशन करके इसको क्यों अंदर भेज दिया? सिक्योरिटी पर्पजेस से, क्योंकि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि इसका ज्यादा ढिंडोरा पीटने का मतलब है कि विरोधियों को खड़ा कर लेना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम ये कहने चिल्लाने लग जाए देखो हमने ये बना लिया, तो फिर वो वही वाली बात कि इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है, सैंक्शन क्यों नहीं लगाते वगैरह वगैरह, तो डाउन प्ले करते हुए ठीक है यार चलने दो, है ना। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको वो किया गया। जैसे ही ये जानकारी आई हमने आपको अपनी वेबसाइट पर पूरा रीडेबल कंटेंट दे दिया, यानी कि आप मुझसे जो बातें बोलकर सुन रहे हैं उसको लिखित में हमने अपनी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर आपको उपलब्ध करा दिया है। आप जाकर के इस कंटेंट को लिखित में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको पूरी तरह समर्पित देश को किया गया। ये रहा INS परिघात का 29 तारीख का PIB कटिंग, जो कि भारत की दूसरी ऐसी सबमरीन है जो आपके लिए न्यूक्लियर कैपेबल है, ठीक है। INS अरिहंत जो है वो 2009 में लॉन्च की गई थी, लेकिन कमीशन 2016 में हुई थी। उसके बाद में अब अरिहंत के बाद में अरिघात आ गई है। S2, S3, S4, S4 स्टार ये आने वाले समय में इसी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की कैटेगरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इसमें अलग क्या है अरिहंत से अरिघात में? तो अरिहंत से अरिघात में मेजर डिफरेंस केवल इतना है कि इसमें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी ज्यादा उपयोग में ली गई है। तो क्या यह हमने अपने आप से बना लिया? देखिए कंप्लीटली 100% हमने नहीं बनाया। जो न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर वाला पार्ट है ना, जहां पर नाभिकीय अभिक्रियाएं हो रही हैं, वो हमने रशिया से लिया हुआ है। बाकी सारी फैसिलिटी मैक्सिमम इसमें इंडिजीनियस डेवलप की गई है, यानी इंडिया ने अपने स्तर पर इसे विकसित किया है, ठीक है। यहां पर INS अरिहंत, अरिघात, अरिधमान और ये S4 स्टार भविष्य की प्लानिंग में है, यानी अगली वाली जो हमारी सबमरीन होगी उसका नाम अरिधमान होगा। INS अरिघात को 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था और 2024 में अब इसको कमीशन कर दिया गया है। अरिहंत क्लास की सबमरीन का अर्थ ही यह होगा कि यह न्यूक्लियर कैपेबल है, और अब हमारे पास 2 न्यूक्लियर कैपेबल हैं। परंपरागत तरीके से डीजल इलेक्ट्रिक यूज होती थी, हम उसकी जगह दूसरा सिस्टम ले आए। अब बड़ा सवाल यह है कि सर डीजल इलेक्ट्रिक में समझ में आया, लेकिन कोई देश अगर मान लीजिए अपने पास में वो नहीं रखता है, न्यूक्लियर कैपेबल स्टोर नहीं रखता है, अब डीजल से हमारे पास चलने वाली जो सबमरीन है, तो इसका मतलब सर वो तो कभी भी पकड़ में आ जाएंगी, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। नहीं, उसका मतलब रखा गया। कैसे रखा गया? टेक्नोलॉजी के अंदर रेट्रोफिटिंग की गई। रेट्रोफिटिंग का मतलब है कि आपकी गाड़ी, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि कई गाड़ियां जो पहले पेट्रोल से चलती थी, आजकल उनके अंदर CNG की किट रख दी जाती है, तो वो पेट्रोल वाली गाड़ी अब CNG से चलना शुरू हो गई है, और CNG ज्यादा कॉस्ट इफिशिएंट भी है, साथ में पॉल्यूशन भी कम कर रहा है। ऐसे में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में CNG से चलते हुए आपने देखा होगा सबमरीन में भी एक अल्टरनेटिव तरीका विकसित किया गया। सबमरीन जो डीजल पावर्ड हुआ करती थी उनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन प्रणाली डाल दी गई हैं आजकल। एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन का मतलब क्या है भाई? जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि भाई हमको पता है डीजल जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन के लिए सबमरीन को सांस लेने ऊपर जाना पड़ेगा, और वो जाकर के पहले ऑक्सीजन लेकर आएगी फिर ही जलाएगी। ऐसे में
व्यवस्था इस तरह से रखी गई कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ऑक्सीजन की जरूरत ही ना पड़े। और बोले इसके लिए क्या करें? बोले ऑक्सीजन को पहले ही सिलेंडर में भर के निकल लो। और तरीका क्या है? हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर लो। तो आजकल एयर इंडिपेंडेंट पावर जो है ना, वो इंडियन सबमरीन्स में लगाई जा रही है। इसमें क्या किया जा रहा है? प्रॉपर तरीके का फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन जनरेटर और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। मतलब सांस के रूप में ऑक्सीजन लेने नहीं जाना है, ऑक्सीजन को पहले ही गैस फॉर्म को संपीड़ित करके लिक्विड में बदलकर हाइड्रोजन को जलाने के लिए दे दिया गया है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन के साथ में प्लस में ऑक्सीजन का लिक्विड ऑक्सीजन, दोनों को मिलाकर बोले बढ़िया से जलाते चलो और जला करके ये चीज बना लो। तो इस प्रकार से वर्तमान में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी को रेट्रोफिटिंग के माध्यम से, यानी जो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई सबमरीन्स हैं, उन बनी हुई सबमरीन्स में से डीजल इंजन को रिप्लेस करके इन्हें लगाया जा रहा है। यह तुलनात्मक रूप से ज्यादा सेफ है। किसके तुलना में? डीजल इंजन के। दिक्कत क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल की अपनी एक लिमिट है, ऑक्सीजन लिक्विड की एक लिमिट है, यानी कि कुछ समय बाद उनकी कैपेसिटी यानी खत्म हो जाएंगी। ऐसे में न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि काफी महंगी चीज है लेकिन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है विद्युत पैदा करने में, तो उसका उपयोग परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बियों में ज्यादा हो रहा है। तो कहने का मतलब यह समझिए कि अब हमारे पास डीजल पावर्ड, उसके बाद में हमने अल्टरनेटिव मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम जिसे एआईपी कह रहे हो, और उससे ऊपर वाला जो कैटेगरी सिस्टम है दैट इज परमाणु पनडुब्बी, सब अपन ने विकसित कर लिया है। और अब हमारी परमाणु पनडुब्बियां बहुत अच्छे से काम आने के लिए सक्षम है। आने वाले समय में और परमाणु पनडुब्बियां भी चलेंगे। अब बड़ा सवाल यह है, एक बात बताइए, इनमें क्या लगा रखा है? मतलब चलने के लिए क्या खासियत है कि ये सबमरीन तो चल गई, लेकिन चल करके दुश्मन की केवल जानकारी ही जुटाने जाएगी क्या? जानकारी जुटाने के लिए तो आप सैटेलाइट का भी उपयोग कर सकते हैं, आप सैटेलाइट के साथ साथ ड्रोन का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी देश के बारे में जानकारी जुटाना है तो खोजी खबर के लिए बनेगा? नहीं, जानकारी नहीं। वेपन भी तो चलाते हैं ना ये। तो इनमें जो वेपन लगे हैं वो आपको पता होने चाहिए। जो अरिघात, जिसे S3 के नाम से भी जाना जाता है, अरिहंत जिसे S2 के नाम से भी जाना जाता था, इसमें जो मिसाइल लगी हैं उनमें K-15 मिसाइल लगी है, जो कि थल सेना की शौर्य मिसाइल का नाम है। दूसरा K-15 मिसाइल जो एक ही बार में 24 इसके अंदर लगाई जा सकती हैं, जो 700 किलोमीटर का टारगेट हिट कर सकती हैं। साथ ही साथ इसमें 8 मीडियम रेंज की K4 बैलिस्टिक मिसाइलें भी लगी हैं, जो कि अग्नि 5 का कहा जा रहा है कि यह नौसैनिक वर्जन है। तो अग्नि 5 का K4 के रूप में नौसैनिक वर्जन, जो कि 3500 किलोमीटर की रेंज में जाकर के फाइट मार सकता है। मतलब यह हुआ कि अरिघात अगर बॉर्डर एरियाज में कहीं चल रही है और वहां से 8 मीडियम रेंज वाली K4 में से मिसाइलें चलती हैं, तो हम दुश्मन का बड़ा क्षेत्र इसकी रेंज में, इसकी जद में ले आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या लग रहा है? K4 लगा हुआ है और K-15 लगा हुआ है। K-15 को सागरिका के नाम से भी जाना जाता है, और K4 जो है वो अग्नि 5 का वर्जन है जिसे यहां पर यूज किया जा रहा है। ठीक है, संभवतया आप लोगों को यह जानकारी भी अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंडिया, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना के बाद अब वो छठा देश बन गया है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। और ऐसे में अरिघात, जो कि 24 नॉट प्रति घंटे की स्पीड से चलने में सक्षम है, भारत की सुरक्षा को, दुश्मनों के साथ भारत को 1 to 1 करने में बड़ी मजबूती देगा। और ऐसे में अगर हमें दुनिया के बारे में जानकारी जुटानी होगी तो हम बहुत अच्छे से अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे, दुश्मन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, हमारे हितों को सुरक्षित रखने में काफी अच्छे से कार्य कर सकेंगे। ठीक है, भारत के पास में और भी जैसे सिंधुकोश श्रेणी की अपने पास में सबमरीन उपस्थित हैं, शिशुमार श्रेणी की सबमरीन उपस्थित हैं, कलवरी श्रेणी की उपस्थित हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारे पास और क्लासेस में भी सबमरीन उपस्थित हैं। कलवरी, शिशुमार और सिंधुघोष। अरिहंत कैटेगरी के अंदर हम लोग जो सबमरीन यूज कर रहे हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, बाकी जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हैं जिनके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम रेट्रोफिट किया जा सकता है। उसमें कलवरी, शिशुमार और सिंधुघोष कैटेगरी की सबमरीन आती हैं। ठीक है, संभवतया आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ जाए। इसके साथ साथ दुनिया में कितनी कितनी सबमरीन सबके पास में डीजल इलेक्ट्रिक हैं, तो यूएस के पास, रशिया के पास 64, यूएस के पास रशिया के पास 65, इनके पास 64। इस तरह से अगर आप देखते जाएं तो इंडिया के पास अपडेटेड जानकारी 18 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की है। और ऐसे ही अगर न्यूक्लियर सबमरीन की बात करते हैं तो जहां यूएस के पास 72 हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लाने वाला देश 1960s के
दौर में अराउंड 54 और 58 में जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ले आया था वो यूएसए था। उसके पास 72 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और भारत के पास में 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। यह जानकारी आपको यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत धीरे धीरे अपने इस पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, अपनी सुरक्षाओं को और पूरी तरह से सुरक्षित करने का, सीमाओं को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। संभवतः यह जानकारी आपको पसंद आई हो। हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, इसे आप ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ हमारे कोर्सेज जो कि अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का मेरा रिकॉर्डेड बैच है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही आरएएस का, जीएस फाउंडेशन का कंप्लीट बैच, यानी आरएएस के पूरे सिलेबस प्री प्लस मेंस को कवर करते हुए 16 सब्जेक्ट के साथ में रिकॉर्डेड बैच आपके लिए उपलब्ध है, आप इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर एसएससी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। साथ ही साथ आरपीएफ की, यूपीपीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, यूपीपी, आप इन टेस्ट को वहां जाकर दे सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके पास। हस्तलिखित कैटेगरी का उत्पाद जो है वो हिंदी अथवा इंग्लिश भाषा में उपलब्ध है। किसी क्वेरी के लिए, कमेंट के लिए आप जरूर हमें आपको बताएं। कोई क्वेरी हो तो प्लीज बताएं। URL 09, ठीक है भाई, वी विल ट्राई। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, थैंक यू भाई, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आइए साथियों, दुनिया में आज से कुछ वर्ष पूर्व अराउंड 2017 में हॉलीवुड में यौन शोषण का एक कैंपेन चला था, जिसे मीटू कैंपेन के नाम से जाना गया था। जब एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर जिनका नाम था हार्वे विंस्टीन, उनके ऊपर 80 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। जब हार्वे विंस्टीन पर हॉलीवुड में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, उसी समय पर और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस जैसे एंजेलिना जोली, सलमा हायक, ये बाहर निकलकर आई और इन्होंने इस बात को पब्लिक करने में कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, एक शब्द का उपयोग किया, मी टू। यानी कि आरोप सबसे पहले इनके ऊपर लगे कि इन्होंने बहुत सी महिलाओं के भारत तक भी पहुंची। भारत में भी उस समय पर बॉलीवुड का जो फिल्मी सितारे या फिर राजनीतिक हस्तियां या सेलिब्रिटीज, इन सबके नाम इस मी टू कैंपेन के अंदर एक्ट्रेसेस के द्वारा और महिलाओं के द्वारा लिए जाने शुरू हुए कि इन्फ्लुएंशियल लोगों ने कैसे उनके साथ में यौन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न किया है। बहुत सारे नामी गिरामी लोगों के नाम मी टू कैंपेन के जरिए पब्लिक डोमेन में आने लगे। लोगों के आरोप लगने लगे कि इन्होंने या फिर उन महिलाओं ने जिन्होंने कि पुरुषों के ऊपर यह आरोप लगाया कि इन्होंने फिल्म के दौरान या फिर अपने कार्य क्षेत्र में महिलाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया है। इस तरह की मीडिया के अंदर जानकारी आने लगी। यह जानकारी आज हम फिर से क्यों दे रहे हैं? आज हम इसलिए दे रहे हैं कि भारत में केवल बॉलीवुड नहीं चलता है, क्षेत्रीय भी फिल्म मीडिया या फिर कहिए तो क्षेत्रीय फिल्म उद्योग भी काफी हावी है, काफी प्रभावी है। ऐसे में मॉलीवुड, जो कि मलयालम लैंग्वेज के अंदर फिल्म को जानने के लिए जाना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री है जो कि केरला बेस्ड है, वो इन दिनों सुर्खियों में है। बाय द वे, मॉलीवुड की तरह ही टॉलीवुड जो कि तेलुगु लैंग्वेज के लिए है, कॉलीवुड जो कि तमिल लैंग्वेज के लिए है, सैंडलवुड जो कि कन्नड़ लैंग्वेज के लिए है, ऐसे ही पंजाबी सिनेमा, ऐसे ही बॉलीवुड, ये तमाम प्रकार के सिनेमा हैं। ऐसे में मॉलीवुड सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि मॉलीवुड में फिर से एक बार मी टू मूवमेंट जोर पकड़ रहा है और मलयालम फिल्म जगत पूरी तरह से इससे प्रभावित हो चुका है। काफी सारे लोग जो कि काफी की पोजीशंस पर हैं, वो अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट है कि महिलाओं की सुरक्षा फिल्म इंडस्ट्री में इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों। इस विषय पर डिटेल में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, चर्चा शुरू होती है और दुनिया तक लौट कर पहुंचती है। न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को कवर करता है कि साउथ इंडिया के सिनेमा में मी टू फिर से आ रहा है।
ऐसे में बड़े सवाल बनते हैं कि अल्टीमेटली अभी ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते ये मी टू फिर से सुर्खियों में आ गया है। हुआ क्या है, अगर तात्कालिक चीज बताऊं तो यह है कि एक एक्ट्रेस हैं मीनू मुनीर, उन्होंने सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर अपनी तरफ से एक ट्वीट करते हुए कुछ लगभग 7 लोगों के खिलाफ जानकारी साझा की और साथ में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कराया। इनमें से फिल्म एक्टर्स के नाम भी थे। इन फिल्म एक्टर्स में एक्टर मुकेश या फिर और जो एक्टर्स हैं जैसे कि मनिया पिल्लू राजू, अदावेला बाबू, जयासूर्या, ऐसे लोगों के नाम यहां पर लिखे हुए थे। इन लोगों के ऊपर इन्होंने फिलहाल ही केस क्यों कराया, मामला कब का है, तो इधर 2013 का जिक्र लिखा इन्होंने कि 2013 में आई वाज सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज बाय दीज इंडिविजुअल्स व्हाइल वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, और मैंने काम कंटिन्यू रखने का प्रयास किया और जब कंडीशंस अनबेरेबल हो गई तो ये बता रही हूं। मीनू मुनीर अपने स्तर पर 2013 का मामला अभी उठा करके फिर से इस मामले को गरमा दी हैं, लेकिन फिर बड़ा सवाल आया 2013 का मामला 12 साल बाद क्यों आया। ऐसे में फिर इसका कारण खोजने में पता चला, मीनू मुनीर ने जिन एक्टर्स पर आरोप लगाया उनमें से जयसूर्या की सफाई भी निकल कर आई। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि लीगल जानकारियों में हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल बना अभी अचानक क्यों आई। इसके पीछे का कारण यह है कि मलयालम फिल्म उद्योग में, जिसको मॉलीवुड कह रहे हैं, केरल फिल्म उद्योग में एक हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है। जो हेमा समिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो इस फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों पर ही रिपोर्ट पब्लिक करती है। अब यह क्या कहानी है, कौन सी हेमा समिति है, कब बनाई थी, क्यों बनाई थी, और अब रिपोर्ट आई है तो क्या इस रिपोर्ट की वजह से इस तरह से फिल्म स्टार्स फिर से बाहर निकल के आ रहे हैं, अब इस बारे में भी जानते हैं। मतलब आप इस तरह से समझिए कि हेमा समिति की रिपोर्ट और उसके बाद में अब तक 17 ऐसे मामले निकल कर आ चुके हैं और ऐसे मामलों को और भी बहुत सारे लोग एंडोर्स कर रहे हैं। वुमेन कमीशन एंडोर्स कर रहा है कि हाँ भाई, अगर कोई भी बात ऐसी है तो बताइए और हमें शिकायत पहुंचाइए, हम इस मामले में आपके साथ हैं। लोग उनको शाबाशी दे रहे हैं जो इस तरह से खुलकर सामने आ रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि यार ये हेमा समिति या हेमा कमेटी रिपोर्ट है क्या। हेमा कमेटी रिपोर्ट को जानने के लिए हमें थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा। जब और पीछे चलेंगे तो हम हॉलीवुड से पहले मॉलीवुड में आ जाएंगे। मतलब दुनिया में जो घटना हुई उससे पहले हमारे फिल्म उद्योग में घटना घटित हुई थी। घटना थी वर्ष 2017 के शुरुआत की, जब एक फिल्म कलाकार, एक महिला कलाकार ने अपने स्तर पर यह आरोप लगाया था कि उसके साथ कुछ पुरुष कलाकारों ने, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए कलाकारों ने एक कार में ज्यादती की। जब महिला के द्वारा यह बात बताई गई, इस बारे में मैं पहले बताता हूं फिर मैं आपको लेकर के आऊंगा। 2017 के अंदर फरवरी 17 का मामला है। एक लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस थी, उन्होंने अपने स्तर पर यह आरोप लगाया कि उनके साथ उनके कोवर्कर्स में या फिर उनके साथ काम करने वाले फिल्म के लोगों ने उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया, उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। ये जब बात बाहर आई और जिन एक्टर्स का उन्होंने नाम लिया, ये केरल के एक्टर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर हैं, इनका नाम जिक्र में आया। ये वो एक्ट्रेस हैं जिनके विकिपीडिया पर ये जानकारी मिली कि इन्होंने ये जानकारी साझा की। ये सब बातें जब बाहर निकलकर आने लगी तो केरल में इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा। सरकार ने फरवरी के इस मामले पर जुलाई 2017 में राज्य सरकार ने एक 3 स्तरीय समिति गठित की। उस 3 स्तरीय समिति में एक रिटायर्ड केरला हाईकोर्ट की जज, जिनका नाम है जस्टिस के हेमा, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की। उनके साथ साथ 2 और महिलाएं भी शामिल थी इस पूरी रिपोर्ट में, जिसमें एक एक्ट्रेस भी थी। इस प्रकार से 3 लोगों को मिलाकर के एक समिति बनाई गई। इस समिति का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि जब किसी महिला ने यह आरोप लगाया है कि मेरे साथ में कुछ ऐसा हुआ है, तो इस आरोप के बाद केरला फिल्म उद्योग पर बड़ा सवाल उठने लगा तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। 2017 की बात बता रहा हूं। उस समय पर मी टू कैंपेन धीरे धीरे दुनिया में फैल रहा था। ऐसे में मलयालम उद्योग में इस बात पर जोर दिया गया कि क्यों ना इसकी जांच ही करा ली जाए, जितने भी वर्कर्स हैं इनसे पूछ ही लिया जाए कि बताओ भाई क्या दिक्कतें हैं। ऐसे में हेमा समिति ने, मतलब जो ये जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस हैं, इन्होंने 295 पेजेस की एक रिपोर्ट बनाई
और इस रिपोर्ट को उन्होंने दिसंबर 2019 में यानी कि लगभग 2.5 साल में बनाकर सरकार को सौंप दिया। यह वो तस्वीर है जिसमें यह रिपोर्ट दिसंबर 2019 में सरकार को सौंपती हुई 295 पेजेस की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को बनाने में इन्होंने तमाम प्रकार के लोगों से पूछताछ की थी। मतलब आप ऐसे सोचकर देखें कि इन्होंने अपने स्तर पर जब ये रिपोर्ट तैयार की थी तो इसमें इन्होंने हर तरह का, कोई फिल्म कलाकार है, महिला कलाकार के अंदर महिला कलाकार, सहायक कलाकार, प्रोड्यूसर, मैनेजर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जितने भी प्रकार से महिला कर्मचारी फिल्म उद्योग में काम कर रही हैं, उनके इंटरव्यू के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद असली दिक्कतें शुरू हुई। क्या? आप देखिए कि दिसंबर 2019 में रिपोर्ट सबमिट हुई, लेकिन इस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, यानी जनता के सामने इस रिपोर्ट को लाया ही नहीं गया। फरवरी 2022 में साजी चेरियन ने असेंबली को कहा कि यह रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई क्योंकि यहां पर बहुत सारे पर्सनल टेस्टिमोनीज थे उन महिलाओं के जिन्होंने कंप्लेंट की हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है यह वाकया। आपने किसी कंप्लेंट के बिहाफ पर कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सीएम को सौंपी, लेकिन यह रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि इसमें बहुत सी महिलाओं ने अपने निजी जो उनके साथ हुई दुर्घटनाएं हैं वो वहां पर लिखवाई हैं। बोले अगर वो लिखवा दी, वो बातें पब्लिक हो गई तो उनकी रेपुटेशन का भी और साथ ही साथ पूरे फिल्म जगत का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इसलिए हम इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाहते। ऐसे में यह बड़ा प्रश्न बनने लगा कि अगर आपने ये जानकारी जुटा ली तो पब्लिक में तो लाओ ताकि लोग अवेयर हों इस बात से और उन लोगों पर एक्शन लो जो कि पीड़ित हैं। इस बीच में कुछ महिलाएं जिन्होंने वाकई में टेस्टिमोनी दी थी, अपनी बातें बोली थी, वो जाकर शिकायत करने लगी कि सर मैं अपनी जानकारी वापस लेना चाहती हूं। मैंने इस बारे में जानकारी दी ही इसलिए थी क्योंकि वो प्राइवेट जानकारी थी। अगर आप उसको ही पब्लिक कर देंगे तो फिर मेरी निजता का क्या होगा? मामला काफी गंभीर हुआ। सरकार ने लगभग 60-65 पन्ने बचा करके इसमें अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। आज जो आप ये जानकारी सुन रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हेमा कमेटी की ये रिपोर्ट जो 2019 में सरकार के पास आई थी, आज से 15 दिन पहले ही सरकार ने पब्लिक की है, यानी जनता के सामने रखी है। उसमें से कुछ पेजेस अभी भी हटाए हुए हैं, उन पेजेस को लेकर भी डिमांड चल रही है। वो जो रिपोर्ट आई है अभी उससे तहलका मचा हुआ है क्योंकि उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो बातें अब आपको समझनी चाहिए। लगभग 30 कैटेगरी में काम करने वाली महिलाओं से ये रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, यानी कि इतने सारे लोगों से पूछा गया है और जब पूछा गया तो इन्होंने अपने स्तर पर जो आरोप लगाए वो 17 तरह के शोषणों के थे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि काम के बदले महिलाओं से सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअल फेवर की बात ना मानने पर टॉर्चर किया जाता है, बेसिक सुविधाएं जैसे कि टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स ये नहीं होते, सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, काम करने पर मना करने से मनमाने तरीके से बैन लगा दिया जाता है अगर आपको काम नहीं करने देना है, बैन का डर दिखाकर चुप करवा दिया जाता है कि कोई फिल्म एक्ट्रेस बात उठाना चाह रही है तो धमका दिया कि आपको एक भी जगह काम नहीं मिलेगा क्योंकि पूरे काम पर कुछ ही लोगों का कब्जा है। पुरुषों का प्रभुत्व है, ऐसे में जेंडर के आधार पर भेदभाव होता है, पुरुषों को ज्यादा तनख्वाह मिलती है, वर्क प्लेस पर ड्रग्स, शराब और उसके नशे में अभद्रता होती है, अमर्यादित और वल्गर कमेंट्स पास किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखित में होती ही नहीं हैं इसलिए मनमानी चलती है, तय की हुई फीस भी देते नहीं हैं, महिला और पुरुषों की फीस में लार्जर डिफरेंस है, तकनीकी कार्यों में महिलाओं को मौके ही नहीं दिए जाते, ऑनलाइन हरेसमेंट यानी कि मोबाइल के थ्रू मैसेजेस भेज करके हरेसमेंट किया जाता है, अधिकारों को लेकर कानूनी जागरूकता नहीं दी जाती है और समस्या के निवारण के लिए कोई आधिकारिक कमेटी अथवा संगठन नहीं है। इस तरह की जब बातें आई तो उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट सबसे बड़ी समस्या बनकर निकला। चूंकि ये रिपोर्ट अभी पब्लिक 15 दिन पहले हुई है, इसके साथ साथ ही ये मुनीर वाला जो मामला है ये पब्लिक फिर से हुआ है ताकि लोगों को ये याद आ जाए कि ये घटना
उस समय की भले ही है, लेकिन आज भी एग्जिस्ट करती है। यानी कमेटी जब से बनी तब से लेकर अब तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए यह जानकारी फिर से दी जा रही है कि देखिए फिल्म इंडस्ट्री का काला सच क्या है। मतलब इंडस्ट्री के अंदर कई बड़े नाम भी ऐसे हैं जो हरेसमेंट में शामिल रहे हैं, उत्पीड़न में शामिल रहे हैं। न्यू कमर्स के सामने बनी इंडस्ट्री की, मतलब न्यू कमर्स जो हैं उनके सामने इंडस्ट्री की बहुत खराब इमेज बन चुकी है। पुरुष खुलेआम सेक्स की डिमांड करते हैं और सेक्सुअल हरेसमेंट लगभग हर स्थान पर होता है। रात होते ही कोवर्स करके कमरों के ऊपर गेट बजाने लग जाते हैं। कई पुरुष इस तरह की हरकतें करते हैं। महिलाओं के बारे में कोड वर्ड्स में बातें की जाती हैं। टॉयलेट्स तक जाने की इजाजत नहीं मिलती। इतना पुरुषों का वर्चस्व है कि अगर कोई उनके खिलाफ मुंह खोलने का प्रयास भी करे तो धमकियां मिलने लगती हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से माफिया की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं होता जिसमें कि उनकी लिखित फीस का कोई भी जिक्र किया गया हो। इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद मलयालम फिल्म उद्योग पूरी तरह से भारत भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह जानकारी सरकार के पास आज से लगभग 5 साल पहले से उपलब्ध है। ऐसे में सरकार इस बात को दबाकर जो बैठी हुई है, पिनेराई विजयन की जो सरकार है, यह अपने आप में बड़ी ही संवेदनहीनता को दर्शाता है। साथ ही साथ फिल्म उद्योग का बचाए रखना या फिर वो जो कांच के महल के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके बढ़त को बनाए रखना कि देखिए ये बड़े लोग हैं, इन्हें किसी तरह से कुछ नहीं कहना चाहिए, ये सरकार की समानता की धारणा या फिर न्याय के लिए जो सभी को न्याय के समक्ष समानता की जो बात है उसके खिलाफ प्रतीत होता है। ऐसे में आवश्यक है कि इस रिपोर्ट के ऊपर तात्कालिक रूप से कार्यवाही की जाए और ऐसे मामले जिनको इस रिपोर्ट के अंदर टेस्टिमोनी किया गया है उनकी भी जांच की जाए और वो जो बेसिक सुविधाएं महिलाएं मांग रही हैं, वर्क श्योरिटी के बारे में या फिर एग्रीमेंट के बारे में या फिर पुरुषों और महिलाओं के सेपरेट चेंजिंग रूम्स, सुविधाएं, टॉयलेट्स, इन सब के बारे में, इन सब पर एक्शनेबल तरीके से काम किया जाए ताकि मीडिया जो कि फिल्म इंडस्ट्री जो कि समाज का ही एक दर्पण बनाकर समाज को दोबारा से अभिव्यक्त करके दिखाती है, उसके करप्शन से महिलाओं को बचाया जा सके। फिलहाल के लिए यह मामला इतना बड़ा बना कि इस रिपोर्ट के आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली कई महिला आर्टिस्ट अपने साथ हुई यौन शोषण का फिर से जिक्र करने लगी हैं। बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा ने मलयालम फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ यौन शोषण और रेप की मामला दर्ज करवाया है। रंजीत को केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा है। एक्ट्रेस रेवती संपत आरोपों के बाद एक्टर सिद्दीकी ने भी एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी अम्मा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अम्मा के महासचिव एक्टर सिद्दीकी और जॉइंट सेक्रेटरी बाबूराज पर लगे सेक्सुअल अब्यूज के आरोपों के बाद प्रेसिडेंट मोहनलाल समेत 17 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने मलयाली एक्टर और सीपीएम के कोल्लम विधायक मुकेश एम के खिलाफ सेट पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद एक्टर जयसूर्या समेत 7 लोगों के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ है। इन्होंने इसकी जानकारी सबसे पहले अपने फेसबुक पोस्ट पर दी। इस सभी मामलों में एसआईटी जांच करेगी, ऐसा फिलहाल के लिए सरकार ने आश्वस्त कर दिया है। अपनी तरफ से 7 मेंबर पुलिस टीम बनाई गई है। रिपोर्ट आने के बाद अब सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। आप विचार कीजिए, केरल के अंदर अब राजनीति भी अपने परवान पर है। अपोजिशन की तरफ से केरल सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। अपोजिशन के साथ साथ कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी के द्वारा भी यही कहा गया है कि महिलाओं के कार्य क्षेत्र पर, वर्क प्लेस पर सेफ्टी के लिए कार्य सुनिश्चित होने चाहिए। ऐसे में बड़े फिल्म स्टार से जब पूछा गया, जैसे रजनीकांत से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्टर राधिका ने कहा है कि उनके टॉयलेट्स में सीक्रेट कैमरे तक लगे हुए थे। इस बात से महिलाओं की प्राइवेसी को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल जमा अर्थ यह है कि ये जो कड़वा सच फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है, कई बार इस तरह की घटनाएं कई चलचित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कुछ जगह पर हुआ है, लेकिन ये सच्चाई है जो हेमा समिति की रिपोर्ट में है। तो सरकार को आवश्यकता है कि इस तरह से महिलाओं के जो वर्क प्लेस हैं उन्हें पूरी तरह सुरक्षित करने का प्रयास करें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर रखें। और
कोड कानूनी रूप से इंडियन पीनल कोड 86, अब तो आईपीसी के बाद चीजें चेंज होकर के अब बीएनएस के अंदर आ गई हैं, तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर 354, 354 ए और 509 के तहत सेक्सुअल ऑफेंस के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। सेक्सुअल हरेसमेंट वुमन एट वर्क प्लेस 2013 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। आईटी एक्ट 2000, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, इमोरटल ट्रैफिक एक्ट 1956 के तहत इनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं। बाकी हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल अंकित अवस्थी सर के नाम से, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला पर, आप उसे एक्सेस करें एप्लीकेशन पर। आरएएस फाउंडेशन के 16 सब्जेक्ट्स के भी मतलब पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स उपलब्ध है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला.com पर हमारे तमाम प्रकार के टेस्ट बहुत ही नॉमिनल कीमत पर उपलब्ध हैं, पूरी 1 साल की वैधता के साथ, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आप अपने घर पर बैठे हुए मंगा सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट प्रॉपर तरीके से आपके लिए उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। कोई क्वेरी और कमेंट हो तो प्लीज बताएं। आगे बढ़े, चलिए। आइए साथियों, भारतीय रेलवे सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? हाल में सुर्खियों में तो इसलिए है क्योंकि वंदे भारत का स्लीपर कोच भी सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने बकायदा बताया है कि अब बैठने की जगह सोने की ट्रेन भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। मैं इसे किसी और कारण से आपको सुर्खियों में बता रहा हूं। किस कारण से? रेल के टकराने, रेल के डीरेल हो जाने, इनके जो मामले सामने आ रहे हैं, इनके कारण भी सुर्खियों में है। कितना सुर्खियों में है? अकेले जुलाई में 8 ट्रेनें पटरियों से उतर गई। साथियों, भारतीय रेल जो कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट ट्रेन सिस्टम जानी जाती है, जो लगभग 203 मिलियन टन फ्रेट अपने साथ ट्रैवल कराती है, 24 मिलियन पैसेंजर्स को लेकर चलती है, वो ट्रेन जिसने हाल ही में अपने अप्रैल मंथ के अंदर मात्र 21 दिन में 41 करोड़ पैसेंजर्स को ले जाने का रिकॉर्ड नंबर छुआ है, वो ट्रेन आजकल अपनी इन तस्वीरों के कारण बहुत क्रिटिसाइज और चिंता का विषय बनी हुई है। आप अगर इन तस्वीरों को देखें, मार्च में ट्रेन का उतरना हो, उत्तर प्रदेश की यह खबर जिसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर जुलाई में ट्रेन का उतरना हो, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें ट्रेन चलती हुई पटरी से उतर रही है, हर जगह आप चाहे मालगाड़ी का उतरना देखें, कोई भी बढ़िया एक्सप्रेस ट्रेन का उतरना देखें, ट्रेनों का टकराना देखें, यह बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में एक कोलार काफी ज्यादा चर्चा में है जिसमें लिखा जा रहा है कि लगभग 8 ट्रेनें डीरेल हुई हैं जुलाई 2024 के अंदर अकेले। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस ट्रेन को लेकर इतना विश्वास दुनिया में हुआ करता था, अब इस तरह के मीम उस ट्रेन को ज्यादा ही तरीके से ट्रोल करने के काम आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुझे रोक लीजिए बाबूजी, मैं ट्रेन से नहीं जाऊंगी। आज कौन सी ट्रेन से यात्रा करना सुरक्षित रहेगा? इतना ही नहीं, सरकार में विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। रेल मंत्री से पूछा जा रहा है कि आप रेल से ज़्यादा रील बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो रेल मंत्री जी जरा बताइए कि जो घटनाएं हो रही हैं ये कैसे हैं। हालांकि कांग्रेस ने जो सवाल पूछा वो मिस इन्फॉर्मेशन वाला सवाल था, जिसके ऊपर रेलवे ने आकर के टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि आप ये गलत तस्वीर साझा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी तस्वीरों में किसी ने कुछ दिखाया है, लेकिन सच्चाई ये कि क्या ट्रेनें पलट रही हैं या फिर ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं, ये सच झुटलाया जा सकता है? आंसर है जी नहीं, ये तो देखने में आ रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हमारी ट्रेनें डीरेल हो क्यों रही हैं, हमारी ट्रेनें पटरी से उतर क्यों रही हैं? इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है या फिर
कोई बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर, इस पर चर्चा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप आज से 1-2 दिन पहले की न्यूज़ हेडलाइंस देखें तो आपको कुछ कटिंग्स मिलती हैं जिसमें दिखता है राजस्थान के अंदर एक मालगाड़ी के सामने मोटरसाइकिल का कबाड़ा रखा हुआ था। रेलवे ने कहा कि यह जानबूझकर ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए किया गया प्रयास था। राजस्थान के अंदर एक लोको पायलट की समझदारी से मालगाड़ी का एक्सीडेंट रुक गया, क्योंकि उसने मोटरसाइकिल का कबाड़ा जो कि सड़क मतलब पटरी पर डाला हुआ था उसे दूर से देख लिया और देखकर उसे हटाया ताकि ट्रेन को एक्सीडेंट से बचाया जा सके। यह एक बड़ी सुर्खी बनकर के आई थी। मतलब ट्रेन की पटरी पर कोई मोटरसाइकिल पटक के इसलिए छोड़ गया एक पटरी पर कि इस पर चढ़ेगी ट्रेन और ट्रेन डिरेल हो जाएगी। ये एक मामला नहीं है, ऐसे कुछ और मामले, जैसे वंदे भारत का यहां पर ये टूटा हुआ हिस्सा, जैसे ट्रेन के ट्रैक पर रखे हुए ये पत्थर, जैसे ट्रेन के ट्रैक पर ना केवल पत्थर बल्कि इस प्रकार से लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे डाल करके ट्रेन को अवरुद्ध करने का जो प्रयास इन दिनों चल रहा है, सीमेंट के ब्लॉक्स ट्रैक पर रखने का जो प्रयास चल रहा है, यह कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं है जिसके चलते ट्रेन्स को गिराकर जनता के अंदर एक भय का माहौल पैदा किया जाए, देश में अस्थिरता पैदा की जाए, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा किया जाए। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस समय मार्केट में तैर रही हैं, क्योंकि ऐसी कुछ तस्वीरें जहां पर ट्रेनें जॉइंट होती हैं, यानी कि पटरियां आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वहां पर पत्थरों का फंसाया जाना, इस तरह से चीज़ों को रोक करके दिक्कत खड़ा किया जाना, स्क्रैप्स को ट्रेन पर रख दिया जाना, साइकिल को रख करके चले जाना, इस प्रकार से ट्रेन के सामने ट्रेन की पटरियों पर सिलेंडर रख करके चले जाना, ट्रेन के सामने पत्थर्स को रख करके इस तरह से चले जाना, ये सब चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि ये काम संस्थागत तरीके से किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। हाल ही में ये जो वीडियो है जिसे आप देख रहे हैं, ये एक YouTube चैनल गुलजार इंडियन हैकर के नाम से था, जिसे अब हालांकि शायद ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन ये तो काम ही यही कर रहा था कि ये ट्रेन की ट्रैक पर कोई सामान रखता था और फिर ट्रेन के ट्रैक पर सामान रखकर लोगों को बताता था कि देखो सिक्का रखा तो क्या बना, साइकिल रखी तो क्या बना। इसके लिए ट्रेन खेलने का सिस्टम हो रखी थी, यानी कि इसकी लापरवाही थी या फिर ये सोचा समझा प्रयास। ये एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बच्चे का नाम गुलजार शेख बताया गया और इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया जब इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ऐसे में बड़ा मामला यह है कि क्या देश को इस प्रकार से ट्रेन की यात्रा को डरा करके कराने की तैयारी कोई कर रहा है क्या? ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर और टेलीग्राम पर निकलकर आता है। टेलीग्राम पर आया यह वीडियो एक टेररिस्ट फरहातुल्लाह गौरी का था, जो कि उस वीडियो में कह रहा है, लगभग 10-12 मिनट का वीडियो है, जिसमें वो वीडियो में कह रहा है कि इंडिया की जो ट्रेन्स हैं इन्हें डीरेल करने का काम शुरू करिए। ये बाकायदा कह रहा है ये भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकी है। इसका वीडियो ये मतलब ओरिजिनली तेलंगाना से बिलोंग करता है, पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, और ये कह रहा है कि सरकार वफ्त की जमीन को लेने का प्रयास कर रही है तो हम इनकी जमीन हिला देंगे और ऐसे में ट्रेनों को उनके रास्ते से उतार दीजिए। तो गौरी का ट्रेन डिरेलमेंट का जो रिमार्क है, ये इंडियन अथॉरिटीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। दैट मीन्स ये जो घटनाएं आप और हम देख रहे हैं, इसके पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है। इससे अब जांच एजेंसीज इनकार नहीं कर रही हैं। फरहतुल्लाह खां गौरी, ये क्या फरहतुल्लाह गौरी जो है ये मोस्ट वांटेड है और ये 2002 के अंदर गुजरात में जो अक्षरधाम मंदिर पर हमले हुए थे उसके लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ हैदराबाद के अंदर टास्क फोर्स ऑफिस पर जो आत्मघाती हुआ, या कर्नाटक के रामेश्वर में जो कैफे पर ब्लास्ट हुआ, उसके साजिशकर्ता के रूप में इसे वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया। इसका मतलब यह है कि ट्रेनों का उतरना एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन पैरेलली एक टेक्निकल फॉल्ट की तरफ भी इशारा करता है, और वो इशारा सीएजी ने वर्ष 2022 में ही कर दिया था। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि पूरी तरह से देश के
विभागों का, सरकारी पैसे का पूरा लेखा जोखा रखती है, उसकी एक रिपोर्ट में जानकारी निकल कर आई थी, जब उसने रिपोर्ट प्रॉपर डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे पर ही बनाई थी कि ट्रेनें पटरी से उतर रही हैं। इस विषय पर ही उन्होंने प्रॉपर एक रिपोर्ट वर्ष 2022 में बनाई थी और उन्होंने 2017 से 21 के बीच में जो जितनी ट्रेनें उतरी हैं उनके हादसों का एनालिसिस किया था। यानी कि आज ये पत्थर का दिख जाना, लकड़ी का दिख जाना, इस आतंकी का धमकी दे जाना दिखाई दे रहा है, लेकिन भारत में 17 से 21 के बीच में 1392 हादसे हुए जिनका एनालिसिस सीएजी ने किया है और उसने अपनी रिपोर्ट में जो बातें बताई वो बड़ी ही डिटेल्ड हैं और लेटेस्ट हैं। उन्होंने जो जानकारी बताई उसके अनुसार ट्रैक खराब हैं, तेज गाड़ी चलाई जा रही हैं और लोको पायलट्स की गलती रेल एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। अपनी जानकारी में सीएजी ने बताया कि ट्रेनें 422 बार किस वजह से मतलब 422 में से यह जानकारी देते हुए इन्होंने कहा कि 327 हादसों में तो ट्रैक मेंटेनेंस और ट्रैक पैरामीटर्स के अंदर कमी थी। 182 मामलों के अंदर 153 हादसों में से ट्रेन के पहिए के व्यास और ट्रेन कोच के अंदर कमी थी। 275 मामलों के अंदर शंटिंग और सिग्नलिंग की गलती थी। मतलब एक प्रकार से यह कहा गया कि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और ऑपरेटिंग तीनों की कंबाइंड दिक्कतें हैं जिससे ट्रेनें उतर जा रही हैं। बात जहां तक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल की आती है, देखिए देश में जब ट्रेनें कम हुआ करती थी उस समय तक ऑपरेशंस में जो काम करते हैं वो स्टेशन मास्टर ना केवल ट्रेन को आगे जाने की परमिशन देता है बल्कि जब ट्रेन गुजर रही होती है तो उसके हर डिब्बे को ऑब्जर्व करता है। लेकिन अब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बन गए कि अब स्टेशन मास्टर हर ट्रेन को देख नहीं पा रहा है और ट्रेन बस यूं ही पास हो जा रही हैं। अदरवाइज पहले स्टेशन मास्टर ट्रेन को ऑब्जर्व करता था और उसके ऑब्जर्वेशन में कोई भी चीज उसे ऐसी लगती थी कि भाई कोई व्हील दिक्कत कर रहा है या कोई और गड़बड़ है तो वो उसको नोटिस करता था। अभी बढ़ी हुई ट्रेन के ऑपरेशंस के चलते ऑपरेशनल दिक्कतें आ रही हैं, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल दिक्कतें भी आ रही हैं। और वो दिक्कतें कैसी हैं? दिक्कतें ये हैं कि डिरेलमेंट में सबसे ज्यादा ट्रैक की दिक्कत है। अब ये जो ट्रैक होता है ना, ये इंजीनियरिंग वालों के हिस्से में आता है। मतलब अगर ट्रैक सही है, आपने कई बार बचपन में देखा हो या कभी भी देखा हो, तो ट्रैक पर एक 4 पहिए की मशीन लेकर के, मतलब 4 पहिए की छोटा सा एक यंत्र सा बना करके उस पर बैठ करके एक इंजीनियर घूम रहा होता है ट्रैक पर पूरे टाइम। वो ट्रैक पर चल रहा होता है और वो जानकारी जुटा रहा होता है कहीं ट्रैक में कोई दिक्कत तो नहीं है। बोले आजकल इस चीज को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है सीएजी के रिपोर्ट में। डिरेलमेंट के हादसों में पहिए और कोचों में भी गड़बड़ी का पता चला है। दैट मीन्स एक बार के लिए सर्वे किया गया, पता चला कि साहब ट्रेन में यह दिक्कत आ रही है, उसके बावजूद भी उस ट्रेन को, मतलब उस दिक्कत को मैकेनिकल वाले ये सोच करके कि ये इंजीनियरिंग वालों ने ही नहीं बताई, उस दिक्कत को खड़ा छोड़ दे रहे हैं। तो बोले कहने का मतलब ये है कि कोई एक कारण हो जिम्मेदार तो उसको दूर किया जा सके, लेकिन संगठित रूप से ट्रैक के अंदर डिरेलमेंट में ऑपरेशन वाले भी दिक्कत कर रहे हैं तो मैकेनिकल वाले भी दिक्कत कर रहे हैं तो फिर साहब इंजीनियरिंग वाले भी दिक्कत कर रहे हैं। तो जब इतने तरह से दिक्कतें खड़ी होंगी तो उसका समाधान कोई 1 पॉइंट में नहीं हो सकता। 11 बड़ी वजह हैं। प्रॉपर निगरानी नहीं है, स्टाफ नहीं है, मेंटेनेंस की मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, पुराने स्लीपर्स की जगह चौड़ी और भारी कंक्रीट स्लीपर्स नहीं लगे हुए, पटरियां जोड़ने के लिए एफवी वेल्डिंग का कम इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैक में गड़बड़ी की अल्ट्रासोनिक जांच नहीं हो रही है, अधिकारियों की ट्रेनिंग और मेडिकल जांच में कमी हो रही है, ट्रैक मेंटेनेंस स्टाफ को काम से जुड़ी बेसिक सहूलियत भी नहीं मिली हुई है, ट्रेन के पहिए में डिफेक्ट है, कोच मेंटेनेंस में कमी है, लोको पायलट ने तेज स्पीड से ट्रेन चलाई है, गलत सिग्नल, शंटिंग और स्टेशन मास्टर की गलती है। देखिए क्वालिटी पर भी यहां सवाल उठा। सवाल यह था, जापान में जो ट्रेनों के पहिए हैं और उनकी बॉल बेयरिंग्स हैं वो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, वहीं इंडिया में क्वालिटी जो प्रोडक्शन है वो जापान की तुलना में पुअर है। यहां की ट्रेन के पहिए और इनकी बॉल बेयरिंग्स बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं। ऐसे में जो लोग इसे ऑथराइज करते हैं उनकी भी बड़ी दिक्कतें हैं जो सीएजी की रिपोर्ट से और इसको समझने से निकल करके आती हैं। इसका मतलब यह है कि यह केवल और केवल
प्रयास किसी एक का हो तो वो कहना अतिशोक्ति होगा, क्योंकि ये एक संगठित फेलियर है और इसे देखने की आवश्यकता है। रेलवे को आत्म अवलोकन की आवश्यकता है, ना केवल सुरक्षा के लिहाज से, यानी कि ना केवल आतंकियों से सुरक्षा और समाज से सुरक्षा के लिहाज से, बल्कि अपने अंदर भी आत्म विश्लेषण की आवश्यकता है। इस पर अतिरिक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर रेलवे के उम्मीदवारों की संख्या या रेलवे के जो मतलब कर्मचारियों की कमी है वो भी एक बड़ी चिंता है, तो उस पर भी सोचने की सरकार को सख्त आवश्यकता है। ठीक है, बाकी आप लोग क्या मानते हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। हमारे रिकॉर्डेड बैचेस उपलब्ध हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर हमारे टेस्ट उपलब्ध हैं और हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कोई क्वेरी और कमेंट हो तो जरूर बताएं। कोई क्वेरी और कमेंट हो तो प्लीज बताएं। चलें आगे। ठीक है साथियों, अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे महंगा भोजन आपने आखिरी बार कब किया, सबसे महंगा भोजन क्या हो सकता है, अगर ये सब आपसे सवाल पूछे जाएं तो आप अपने अपने हिसाब से या तो किसी होटल के खाने का नाम लेंगे और किसी मेनू के अंदर जो आपने खाए होंगे, चाहे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, उनका नाम लेंगे। लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर एक ज़बरदस्त मेनू ट्रेंड में है, और वो ट्रेंड में है एक पक्षी की सलाइवा यानी लार से बना हुआ सूप, जो कि दुनिया में सबसे महंगे मेनू में कंसीडर किया गया है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर इसकी गजब मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग तो खैर क्या, चर्चा हो रही है, नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन है ना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कौन सा पक्षी है जिसकी सलाइवा यानी कि लार से बना हुआ सूप लोगों को अपनी ओर इतना आकर्षित कर रहा है कि यह दुनिया के सबसे महंगे खाने में शुमार हो गया है। इसकी रेट जब मार्केट के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर चेक की गई तो पता चला कि इसका एक बाउल यानी कि एक छोटी कटोरी भर का सूप 80,000 भारतीय रुपए में मिल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्या है भाई इसमें। आज के सेशन में इसी की चर्चा है। इस चर्चा को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले उस पक्षी के दर्शन कर लीजिए जिसकी लार से बना सूप सुर्खी है। ये वो पक्षी है, और ये जो पक्षी है इसकी लार से बना कुछ सूप इस तरह का दिखाई पड़ता है। इसीलिए हेडलाइन बनती है, एशियन पक्षी जिसका सूप इस समय मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेज में शामिल हो गया है। सुर्खियां हैं, एशियन बर्ड सलाइवा सूप वर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव। अब आप पूछेंगे कि सलाइवा से सूप बन रहा है, इसका मतलब क्या पक्षी को मार के पकड़ा हुआ है क्या? नहीं, इसके पीछे की भी एक कहानी है। कहानी यह है कि ये जो आप यहां पर व्हाइट कलर का ये जो ढक्कन सा देख रहे हो, ये असल मायने में उसकी सलाइवा से बना हुआ घोंसला है। सलाइवा से घोंसला, ये क्या कहानी है? आप यहां पर ये जो चीज देख रहे हो, असल मायने में ये उस पक्षी ने अंडे देने से पहले दीवार पर जीभ से चाट कर, सलाइवा छोड़ कर एक इस प्रकार का नेस्ट बनाया है, और उस नेस्ट को तोड़ लाया गया है। सलाइवा से नेस्ट बना, घोंसला बना, घोंसले को तोड़कर लाया गया और उससे सूप बनाया गया है। ये रहा वो नेस्ट, और ये रहा इससे बना हुआ सूप, जो कि इस समय एशिया के उन देशों में, चाइना, जापान, कोरिया, इनमें तो पहले तक सुर्खी था ही, अब वो दुनिया भर की सुर्खी बन चुका है। इसीलिए एशियन बर्ड का सलाइवा और उसका सूप इस समय बहुत ज्यादा सुर्खी बना हुआ है। इस पक्षी का नाम स्विफ्टलेट है। स्विफ्टलेट नाम का यह पक्षी चीन, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसके सलाइवा से जो कि इसके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनसे निकले हुए जो सलाइवा से बना हुआ नेस्ट है, उस नेस्ट के बारे में पता चलता है कि जब ये अंडे फैच करने वाला होता है उस समय पर ये अपना घोंसला बनाता है। घोंसला बनाते समय इसके द्वारा दीवारों पर लंबे समय तक
मतलब इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो भारी हो जाती हैं, और वो कचरा उठा करके जब लाता है या अपने फर जब निकालता है तो वो इस प्रकार से वो एक छोटा सा घोंसला बना देता है, और इस प्रकार से ये जो घोंसला बनता है उसमें जाकर ये अपना अंडा देता है। और इस घोंसले को जब अंडा इसमें से निकल जाता है लोग तोड़ कर ले आते हैं, और वही इस समय लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। इसके द्वारा यह घोंसला मात्र 35 दिन में बनाया जाता है, और ये जनरली किसी गुफा की दीवारों पर चिपका हुआ मिलता है, वहां से इसे तोड़कर लाया जाता है। तो असल में सलाइवा से पहले घोंसला बना, और वो घोंसला आपके सामने इस तरह से उपलब्ध है। ये जो पक्षी है ये और इसका सूप चाइना के अंदर काफी ज्यादा चर्चित है, और इसका खासियत यह है कि इसको मतलब इसलिए लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से बुढ़ापा दूर होता है, यानी कि एंटी एजिंग एजेंट इसके अंदर पाया जाता है। इसमें काम उत्तेजना पाई जाती है, इसलिए चाइना वाले जहां एक और गधे के घुटनों से निकला हुआ जिलेटिन तक को सूप बना के पी जाते हैं, अब जानकारी है कि यह पक्षी का घोंसला और उस घोंसले से, और इनको इसका मतलब यह है कि बूढ़ा नहीं होना है, तो एंटी एजिंग के लिए यह वाला स्विफ्टलेट के घोंसले का सूप यूज किया जाता है। ये स्विफ्टलेट पक्षी है और इस पक्षी के सलाइवा से निकला हुआ सूप इस समय सुर्खी है। बड़ा सवाल ये है कि ये दुनिया में तुलनात्मक रूप से नॉन वेजिटेरियन श्रेणी में वेजिटेरियन श्रेणी में रखा जा रहा सूप है। बोले इसकी वजह से पक्षी को क्षति नहीं पहुंची है। चाइनीज और विशेष रूप से ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये अपने नॉन वेज के जो फूड ट्रेड्स हैं इनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हैं इंडिया जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पर नॉन वेज में ये कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, जो प्रकार का जीव है उस सबको अलग अलग तरीके से खाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इनके द्वारा सबसे कम क्षति पहुँचाकर अगर किसी को खाया जा रहा है तो उसमें स्विफ्टलेट का नाम है। इसलिए इनको इस चीज़ की शाबाशी मिल रही है कि सर बहुत बढ़िया, क्योंकि आप उस पक्षी को नहीं खा रहे, उसके घोंसले को खा रहे हो। पक्षी के बारे में पता चलता है कि ये 8 से 10 ग्राम लार इसको बनाने में, घोंसले को बनाने में खर्च करता है। स्विफ्टलेट पक्षी जो है ये इसी क्षेत्र में पाया जाता है। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में भी 39 प्रकार की स्विफ्टलेट प्रजातियों में से 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जो यहाँ चर्चा में है वो इसी क्षेत्र की स्विफ्टलेट हैं, जो जनरली किसी आइलैंड पर किसी केव में पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये पक्षी इसके अंदर बैठा हुआ पाया जाता है। दीवारों पे इस प्रकार से पक्षी के द्वारा, स्विफ्टलेट के द्वारा अपने घोंसले का निर्माण किया जाता है। दूर से देखें तो आपको ये पक्षी इस प्रकार से अपने ही लार से बनाए हुए घोंसले में बैठा हुआ दिखाई देता है, और इन्हीं को तोड़ करके लाया जाता है और उसके बाद में इससे सूप बनाया जाता है। तो पहले उसको लाया जाता है, उसकी प्रॉपर सफाई की जाती है, डाइवर्सिटी के आधार पर उसको सेपरेट किया जाता है। फिर ये मानते हुए कि इससे काम उत्तेजना बढ़ती है, इसलिए इसको लोगों को इसी फैंटेसी के साथ में सर्व किया जाता है। मार्केट में अलग अलग प्रकार की रेट हैं, कई जगह तो इसकी रेट 1.5 लाख रुपए तक भी है। एक कप की कीमत बता रहा हूं, एक बाउल की कीमत बता रहा हूं, प्रोडक्ट की नहीं। किलो के हिसाब से 8 लाख रुपए किलो के आसपास केवल घोंसला बताया जा रहा है। ऐसे में ये अपने आप में लोगों के बीच में बड़ा विषय बना हुआ है। हालांकि इन क्षेत्रों में केवल इस पक्षी का ही नहीं, कई प्रकार के घोंसले बिकते हैं, और इसका मार्केट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस घोंसले की वजह से दुनिया में $8.5 बिलियन का व्यापार होता है। अकेले मलेशिया में 30,000 स्विफ्टलेट के घर इनकी अर्थव्यवस्था में $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कंट्रीब्यूशन देते हैं। इससे आप अंदाजा लगाकर देखिए कि ये कितनी बड़ी चीज है। 2014 के अंदर पक्षियों के घोंसले का उद्योग इंडोनेशिया की जीडीपी का 0.5% था। मतलब मछली पकड़ने से जो उद्योग चल रहा है उसका 1/4 केवल पक्षी के घोंसले से इंडोनेशिया कमा रहा था। थाईलैंड के अंदर जंगली और खेती दोनों प्रकार के पक्षियों के घोंसले का व्यापार लगभग 20 बिलियन बेहत, जो कि थाईलैंड की करेंसी है, उतने में होता है। दुनिया में $8.5 बिलियन US का घोंसलों को बेच करके पैसा कमाया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए। हांगकांग और US इस घोंसले के सबसे बड़े आयातक बताए जाते हैं। हांगकांग में पक्षी के घोंसले की सूप की एक कटोरी
$30 से लेकर के $100 तक है। केवल इसकी नहीं, किसी भी प्रकार का पक्षी जिसकी सलाइवा यूज हुई है उसका सलाइवा यूज किया जा रहा है। आप यहां पर ये तस्वीरें देखें, रोचक है लेकिन सत्य है कि इंसान के अंदर अपनी एज को कम करना और अपनी कामोत्तेजना को बढ़ाना यह कोई नया काम नहीं है। ना जाने कितने ही लोग अपने शौक की पूर्ति के लिए इस तरह से प्रकृति के इन बेजुबान जीवों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बर्ड के नेस्ट से बना हुआ जो सूप है, इसके टेस्ट के बारे में जो जानकार जो लोग इसका यूज किए हैं वो बताते हैं कि ये जिलेटिन प्रकार का फील होता है। इसमें लोग नमक वगैरह मिलाकर स्वाद लेकर आते हैं, अदरवाइज इसका खुद का कोई स्वाद नहीं है। एक तरीके से अपने यहां पर एक शब्द यूज किया जाता है थूक चाटना, थूक कर चाटना और होता है थूक चाटना। यहां पर पक्षी का सलाइवा एक तरह से पक्षी का थूक है, उसे ये चाट नहीं पी रहे हैं। ये सुनने में भी बड़ी खिन्नता अंदर से भारतीय संस्कृति में लेकर आता है। लेकिन आप देखें कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। कहते हैं कि इससे पोषण भरपूर मिल रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो रहा है, त्वचा में स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, ऊर्जा का स्तर, जीवन की जीने की क्षमता, वाइटलिटी और आंतों का जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ावा देने में इस सूप की वजह से मदद मिल रही है। दुनिया में इसके साइड इफेक्ट्स भी बताए गए हैं कि कुछ लोगों को इसकी वजह से एलर्जी, कुछ लोगों को इसकी वजह से कंटेमिनेशन की कुछ खलत खराब तो नहीं खा लिया, कुछ हैवी मेटल्स की वजह से पाचन संबंधी दिक्कतें भी आ रही हैं। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि ये लोगों के बीच में जितना क्यूरोसिटी पैदा कर रहा है उसके साथ साथ इसका जो मार्केट है वो बहुत बड़ी चैलेंजेस भी मार्केट को लेकर आ रहा है। खैर एनीवे, इसके साथ साथ काफी सारे विवाद भी जुड़ रहे हैं। स्विफ्टलेट के लिए कहा जा रहा है कि लोग इसके घोंसले तब तोड़ ला रहे हैं जब अंडा उसी में डाला हुआ है। ऐसे में अंडा जब गिर गया तो ऐसे में वो पक्षी दोबारा विकसित नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे इस पक्षी की संख्या में दिक्कतें हो जाएंगी। हालांकि इनके पास में सूप के अलावा बहुत से और ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसी और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपको घिन्नता आ जाएगी। बस कंटेंट है जिसको आप पढ़ेंगे तो बस उसको पढ़ करके ही आप देख लें, बस छोड़िए, मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। कंटेंट पढ़ लेना, अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां से एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर रखें। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का रिकॉर्डेड बैच मेरा एप्लीकेशन पर डला हुआ है। RAS के 16 सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड बैच भी डला हुआ है, आप अपने लिए उसे एक्सेस कर लें। हमारी वेबसाइट पर आपके लिए हमारे कोर्सेज और हमारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। अपनी पाठशाला.com को जरूर एक बार जाकर देखें, ठीक है। फिलहाल के लिए कोई भी क्वेरी अथवा कमेंट हो तो जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।